नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली डिफेंस अपडेट राफेल विमानों को लेकर आ रही है। दोस्तों, डैसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि वे भारत को जनवरी 2022 तक पूरे 36 राफेल विमानों को सौंप देंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पीएमओ से बातचीत की है कि वे 36 राफेल 4.1 स्टैंडर्ड के और खरीदना चाहती है, जिसे डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस नागपुर में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 36 और राफेल मिलने के बाद भारत के पास राफेल विमानों की संख्या 72 हो जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा राफेल के थर्ड बैच के लिए राफेल 4.2 फाइटर जेट को लिया जाएगा और इसे सेकंड बैच की डिलीवरी पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। यही नहीं, दूसरी तरफ MRFA टेंडर के तहत 114 जेट जो खरीदने हैं, उसे वर्तमान में जो वित्तीय बाधाएं चल रही हैं उसके कारण इसे अभी फाइनल रूप नहीं दिया जा सकता। लेकिन डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस पहले से ये बता चुके हैं कि उनका जो सर्विस सेंटर है 2022 तक तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये नए राफेल फाइटर जेट्स भारत के पास आएंगे, उनमें 114 फाइटर जेट्स जो हमने खरीदने थे उनकी कमी तो पूरी होगी, साथ ही ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी अन्य देश से 114 फाइटर जेट्स का करार करते हैं MRFA टेंडर के तहत, तो इससे इनके अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा आएगा। तो वहीं जो भारत में डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस बन रहा है, यहाँ पर इनकी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की जो सबसे महंगी प्रक्रिया होती है वो आसानी से हो पाएगी और कम दाम में हो पाएगी। यानी कि भारत अब पूरी तरह से ये मन बना चुका है कि उसे MFRA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट्स नहीं चाहिए, वो राफेल को ही खरीदेगा और धीरे धीरे उसका तीसरा बैच भी खरीदा जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अब अमेरिका से 13 MK-45 गन्स नहीं लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 13 MK-45 गन्स को प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स और प्रोजेक्ट 15B के डिस्ट्रॉयर पर लगाया जाना था, लेकिन अब भारतीय नौसेना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 127 mm की गन सिस्टम को बनाना चाहती है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास मौजूदा 76 mm की जो गन्स है जिनका वो इस्तेमाल कर रही है, उन्हें आने वाले समय में 127 mm की तोपों से यानी कि गन से बदला जाएगा। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास ये योजना थी कि वे इटावली की फर्म OTO मेलेरा से 127 mm की बंदूकें खरीदे, लेकिन ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि कंपनी का स्वामित्व फिन मैकेनिका के पास है, जो कि VVIP हेलीकॉप्टर के घोटाले में उलझा हुआ है। यानी कि भारतीय नौसेना अब इन्हें खरीदने के बजाय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाना चाहती है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि मधानी ग्रुप को लेकर आ रही है। मधानी ग्रुप के चेयरमैन ने बताया कि उनकी कंपनी 2 नए प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने वाली है, जिसमें कि 550 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल स्टील, टाइटेनियम और निकल अलॉय शीट के अलावा प्लेट मेकिंग की जाएगी। वहीं दूसरी फैसिलिटी में 60 करोड़ रुपए की लागत से बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कि भाभा कवच और आर्मर्ड व्हीकल्स का निर्माण किया जाएगा आर्म फोर्सेस के लिए। और मधानी ग्रुप की ये फैसिलिटी हर साल 30 व्हीकल्स का निर्माण कर पाएगी। इसके अलावा 50,000 भाभा कवच जैकेट्स को ये बना पाएगी। मधानी ग्रुप पहले से ही AMCA प्रोजेक्ट के लिए टाइटेनियम अलॉय मेटल की सप्लाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वे अनमैन एरियल व्हीकल के इंजन के लिए लाइट वेट निकल टाइटेनियम अलॉय को बना रहे हैं DRDO के साथ मिलकर। अगली अपडेट भारत और चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के बीच 12वीं दौर की सैन्य वार्ता LAC के पास चुशुल मोल्डो बॉर्डर के पास भारतीय क्षेत्र में हुई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच LAC के पास बाकी इलाकों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को लेकर गंभीर और व्यापक चर्चा हुई है और दोनों देशों के बीच ये सैन्य वार्ता करीबन 3.5 महीनों के बाद हुई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने माना कि इस दौर की बैठक काफी सकारात्मक रही और आपसी समझदारी इससे बढ़ी है। दोनों सेनाएं मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक बाकी मुद्दों के जल्द समाधान करने और बातचीत की गति बनाए रखने को लेकर सहमत भी हुए हैं। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि पश्चिमी सेक्टर में LAC के पास स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और संयुक्त रूप से क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले एक खबर भी सामने आई थी कि भारत ने चीन के साथ इस सैन्य वार्ता में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पूर्वी लद्दाख के अलग अलग तनाव वाले पॉइंट्स से सैनिकों को तत्काल वापसी पर भी जोर दिया। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि दोनों देशों के बीच ये वार्ता करीबन 9 घंटे चली थी। उम्मीद ये है कि इस बैठक के बाद गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया जल्द हो पाएगी, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो डेप्सांग पर बना हुआ है। दोस्तों, अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को अब ना तो पासपोर्ट दिया जाएगा और ना ही सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर पुलिस की CID यूनिट ने पत्थरबाजों या फिर विध्वंसक गतिविधियों में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी नहीं दिए जाने की बात कही है और ऐसे मामलों का स्थानीय थाने में मौजूदा रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि कौन कौन पत्थरबाजी में शामिल थे।
साथ ही यहाँ पे एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसके तहत वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस, सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूदा डिजिटल सबूतों जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप को भी संज्ञान में लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे किसी भी तरीके की मंजूरी नहीं मिलेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा देने वाले कानून को अंतिम रूप दे दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के इस क्षेत्र को रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने साफ कहा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तहत आने वाला ये भूभाग गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान या उसकी न्यायपालिका पाकिस्तान के द्वारा अवैध कब्जा किए गए क्षेत्रों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के न्याय और विधि मंत्रालय ने गिलगित बाल्टिस्तान की सुप्रीम अपीलेट कोर्ट भंग करने व क्षेत्र के चुनाव आयोग का पाकिस्तानी चुनाव आयोग में विलय करने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया है और इसे पाकिस्तान ने 26वां संवैधानिक संशोधन विधेयक नाम दिया है और इसे पीएम इमरान खान को सौंपा गया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। दोस्तों, बढ़ते हुए ड्रोन खतरों से निपटने के लिए अब भारत ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर एक ड्रोन विरोधी प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है। खुफिया जानकारी ये मिली है कि आतंकवादी संगठनों ने शकरगढ़ इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। पाकिस्तान में शकरगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। साथ ही खुफिया सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है और इसीलिए भारत ने भी ड्रोन हमलों के लगातार बढ़ रहे खतरों को देखते हुए जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेना ने पहले ही पुंछ में एलओसी पर कुछ जगहों पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम स्थापित कर लिया है और ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ड्रोन को पता लगाने, उसकी संचार प्रणाली को बाधित करने और हवा में शूट करने में सक्षम है, वो भी लेजर तकनीक के साथ। सूत्रों के अनुसार मौजूदा एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है और 2 किलोमीटर के दायरे में इसे जाम कर सकता है और 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में इसे नीचे गिरा सकता है। नई तकनीक वाले एंटी ड्रोन प्रणाली जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों और बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार एलओसी पर जमीनी परीक्षण से भी गुजरेंगे। पर अगली अपडेट बोइंग को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित एरोस्पेस फर्म रघुवंशी ने इस बात की घोषणा की है कि उन्हें बोइंग के प्रिसिशन कंपोनेंट्स के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने $15 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ ही हैदराबाद के आदिबतला में बोइंग की आवश्यकताओं के लिए एक डेडिकेटेड सुविधा स्थापित करने की घोषणा भी की है और यह अगले 3 सालों में करीबन 300 से अधिक लोगों को रोजगार भी देगी। आपको बता दें कि रघुवंशी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ओईएम के लिए वाणिज्यिक हवाई जहाज, रक्षा और अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भागों यानी कि कंपोनेंट्स और उनका सब कॉम्बिनेशन करने का निर्माण करती है। अगली अपडेट भारत और चाइना को लेकर ही आ रही है। बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और आपसी मित्रता को बढ़ाने के इरादे से भारत और चीन की सेनाओं ने नॉर्थ सिक्किम से सटे एलएसी पर हॉटलाइन स्थापित की है। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि सीमा पर एक दूसरे का विश्वास और संबंधों को मजबूत करने के इरादे से नॉर्थ सिक्किम के कोंगराला और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दोजांग में भारतीय सेना और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हॉटलाइन स्थापित की गई है। इस हॉटलाइन के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के स्थानीय मिलिट्री कमांडर्स किसी भी विवाद के दौरान सीधे तौर पर बातचीत कर पाएंगे। आपको बता दें कि नॉर्थ सिक्किम का ये वही इलाका है जहां पिछले 1-1.5 साल में कई बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर झड़प भी हो चुकी है। भारतीय सेना के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के अलग अलग इलाकों में इस तरह की हॉटलाइन सीमा पर शांति बनाए रखने में एक मील का पत्थर भी साबित होती है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच अब इस तरह की कुल 6 हॉटलाइनें बन चुकी हैं। इस तरीके की हॉटलाइन पूर्वी लद्दाख के डीबीओ, सिक्किम के नाथुला, अरुणाचल प्रदेश के बुमला और किब्दू में पहले से ही है। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें असेसमेंट में 60% नंबर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि स्पेशल 5 सिलेक्शन बोर्ड के असेसमेंट में 60% अंक हासिल करने वाली महिला सैनिक कर्मियों को स्थायी कमीशन में नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को दिए अपने आदेश में किसी भी तरह के बदलाव की याचिका पर सुनवाई करने से भी इंकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।